प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर आरोप लगाते हुए आज संसद में कहा कि जिस तरह वंदे मातरम के कुछ टुकड़ों को राष्ट्रगीत के तौर पर शामिल किया और उनके एक बड़े हिस्से को नकार दिया। कहने का मतलब कि जिस तरह से वंदे मातरम गीत के उन्होंने टुकड़े किए, वही आधार भारत के टुकड़े करने का बना। इसके लिए नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और ऐसी तुष्टीकरण की नीति आज भी चल रही है। जबकि प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण तो अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्य में कमी रखते हैं और शायद यही वजह है कि वह इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी 1905 से लेकर आज तक अपने प्रत्येक अधिवेशन में और विशेष समारोहों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाते आ रही है। और आप अपने बारे में बताएं। प्रियंका गांधी की बातों को सभी सांसद बहुत ही गंभीरता से सुन रहे थे। ऐसे राष्ट्रगीत जिसमें भारतीय समाज की परिकल्पना है, भारतीय संस्कृति की परिकल्पना है, जिसमें एक कोमल भावों से भारत माता के तस्वीर को उकेरा गया है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। और उन वर्गों को अगर जिन्हें कुछ आपत्ति भी है, तो क्या उन्हें समझाने का प्रयास प्रियंका गांधी करेंगी या कांग्रेस के दूसरे नेता करेंगे। आज तो वंदे मातरम बोलने तक भी किसी को ऐतराज हो रहा है। प्रियंका गांधी ने इतना तक कहा कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत पर बहस कर आप पाप कर रहे हैं। हमारे लिए यह गीत हमेशा से पवित्र रहा है, रहेगा और रहा था। वहीं दूसरी ओर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि वंदे मातरम गीत राष्ट्रीय एकता का सूत्र है और हमें पूरी तरह से इसे गाने में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं आनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग आज़ादी के आंदोलन में शामिल ही नहीं थे, वे वंदे मातरम के बारे में क्या समझेंगे। 1882 में जब आनंद मठ की रचना हुई, तो इस वंदे मातरम गीत को अपने संपूर्ण रूप में प्रकाशित किया गया और आनंद मठ, जैसा हम सभी जानते हैं, ब्रिटिश सरकार इससे घबराती थी, क्योंकि यह ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय लोगों को एकजुट करने और राष्ट्रवाद की प्रेरणा से लिखा गया था। लेकिन जैसा कि शुरू से अंग्रेज़ों की नीति रही है, फूट डालो और राज करो, तो इसका संदर्भ उठाया गया कि वंदे मातरम जो एक गीत के रूप में है, इसके कुछ अंश हिंदू विशेष को ध्यान में रखकर रचित किया गया है, जबकि कवि की रचना किसी एक स्वरूप में नहीं होती, बल्कि वह सार्वभौमिक होती है रचना। विशेषकर जब बंगाल में पुनर्जागरण का दौर था और बुद्धिजीवियों का एक प्रभुत्व कायम हो चुका था, अंग्रेज भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि बंगाली समाज काफ़ी पढ़े लिखे और जागरूक हैं। तो इसके बीच कैसे विभाजन लाया जाए और उनकी राष्ट्रवाद की सोच को कैसे कुचला जाए, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही अंग्रेजी शासन ने। इसमें कई बार खुद देश के नेता भी इस चंगुल में फंस गए और वो जब तक समझ पाते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रही बात इसके इतिहास और उसके आगे के क्रम में, तो मैं इसमें विशेष तौर पर जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि फिर एक काफ़ी लंबा वीडियो बनाना होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतिहास के तथ्यों को क्रमवार तरीके से रखूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब इसका विरोध शुरू हुआ, और इसके विरोधकर्ता कौन थे? मुस्लिम लीग। तो जब मुस्लिम लीग अब है ही नहीं, भारतीय इतिहास की में तो दर्ज है, लेकिन वर्तमान राजनीति में मुस्लिम लीग की कोई भूमिका नहीं है, ना ही उसका कोई प्रतिनिधित्व है। तो फिर मुस्लिम लीग के पुरानी बातों को सिर्फ एक लक्ष्य बना करके और उसी जनभावनाओं को लगातार
मुख्य स्ट्रीम में लाने की कोशिश जो कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, ताकि वंदे मातरम पे वो अपना वही स्टैंड दिखा सकें और ये जता सकें कि विशेष समुदाय के साथ हमारी आज भी वही सहानुभूति है जो 1882 और 85 के दौरान हुआ करती थी, और तब से यह सहानुभूति आज भी बरकरार है। ऐसे में कोई भी निर्णय पर पहुंच पाना किसी भी समाज के लिए एक मुश्किल भरा काम होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बापूजी एक साम्राज्यवादी विचारक थे, एक आइडियोलॉजिकल इम्पेरियलिस्ट थे। उन्होंने अपने विचारों की तानाशाही में एक ऐसी चतुर्दिक घेराबंदी की थी जिसमें सिर्फ वही बातें मान्य होती थी जो गांधी जी कहते थे, या फिर नेहरू जी को जो बातें अच्छी लग जाती थीं। बाकियों के विचार राष्ट्रवाद से कोसों दूर हो जाते थे, और कई बार तो मजबूरन उन नेताओं को कांग्रेस से दूरी बनानी पड़ती थी और साथ ही देशभक्ति की लड़ाई से भी दूर होना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा सबूत है श्री अरविंदो, जिन्हें लोग बाद में महर्षि अरविंदो के नाम से जानते हैं। दरअसल वो एक बड़े क्रांतिकारी थे, और बंगाल में चाहे वो चटगांव के विप्लवियों को दिशा देने की बात हो, चाहे बंगाल में मातृभूमि के प्रति युवाओं को तैयार करने की बात हो, श्री अरविंदो की भूमिका को कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रणेता थे। हालांकि बंगाल की धरती पर उस समय एक से एक महान संत, महान समाज सुधारक और महान साहित्यकार, महान क्रांतिकारी, महान वकील जो देशभक्ति से प्रेरित थे, एक से एक वहाँ रत्न पैदा हुए थे। लेकिन सबका अपना एक दृष्टिकोण था। एक ओर जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर मानवतावादी हो चले थे, तो वहीं दूसरे अपने अन्य पेशों से जुड़े हुए थे। जबकि महर्षि अरविंदो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद को प्रेरित कर रहे थे, और एक ऐसे राष्ट्रवाद को जन्म दे रहे थे जो हिंदू भावनाओं से ओतप्रोत हो, और वह सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने, उसे देश से निकालने के लिए आंदोलन नहीं चलाना चाह रहे थे, बल्कि वह ऐसी जन जागृति लाना चाह रहे थे जो सदियों से हिंदुओं की भावना सुस्त पड़ चुकी थी और उनमें किसी भी प्रकार की चेतना नहीं रही थी। तो अलग-अलग समाज सुधारक अलग-अलग तरीके से प्रयास कर रहे थे, जबकि श्री अरविंदो जी का मानना था कि जब युवाओं में भारत माता के प्रति सहानुभूति होगी और मातृभूमि से वो जुड़ेंगे, अपने को बलिदान करेंगे, तभी सच्चा हिंदू राष्ट्र होगा, तभी सच्चा भारत माता को आज़ादी मिल पाएगी। इस प्रयास में जहाँ अनेक विप्लवकारी आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो 1905 का बंगभंग आंदोलन हो, चाहे 1857 के बाद जो एक दूसरी क्रांति लाने की कोशिश हो रही थी, जो आगे चलकर असफल हो गया। इसमें कई बड़े-बड़े जो क्रांतिकारी थे, जिनमें सचिंद्रनाथ सान्याल सबसे ऊपर आता है, और उसके बाद रासबिहारी बोस हैं। इवन बाकी के जो चौरी चौरा कांड के दौरान जो ही क्रांतिकारी थे, ये सब उनके ही शिष्य हुआ करते थे। तो यह सारा आंदोलन एक बंगाल में चल रहा था, और बंगाल की संस्कृति में अगर काली माँ को वहाँ से हटाया जाए और दुर्गा माँ को हटाया जाए, तो मेरे कहने का मतलब है कि इसके बाद संस्कृति बंगाल की कल्पना करना ही बहुत मुश्किल होगा। और अगर आनंद मठ में पूरी कविता को शामिल किया गया वंदे मातरम शीर्षक द्वारा, और इसमें काली और दुर्गा को एक माता का स्वरूप प्रदान किया गया, वही माता जिसे हम भारत माता भी कहते हैं, तो इसमें बुरा नहीं है। और इसमें विरोध कम राजनीतिक साजिश हर किसी की एक अलग दिखाई दे रही है। आज जब संसद में वंदे मातरम गीत को शामिल करने, इसके अंश को हटाने, इसके अंश को जोड़ने को लेकर जब बहस की शुरुआत हुई, तो सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपने अपने विचार रखे।
जैसा कि हम सभी पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथ्यों को बड़े ही नए तरीके से और जो अब तक इतिहास में कुछ अनसुने तथ्य हैं, उनको लेकर अपने रिसर्च के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है तथ्यों में कुछ कमी रह जाती होगी या अपनी सुविधानुसार अपने वो इतिहास के अंशों को शामिल करते होंगे, क्योंकि वाद-विवाद में इतनी तो छूट रहती है कि अपने तर्क को ऊपर रखने के लिए आप किस तरह तथ्यों का सहारा लेते हैं। यह सभी इतिहासकार, सभी तर्कवादी और सभी वाद-विवाद प्रतियोगी ऐसा करते हैं। बहस के लिए संसद भी एक तर्क का बहुत बड़ा केंद्र होता है और प्रधानमंत्री मोदी ने बस इतना ही जताने की कोशिश की कि नेहरू जी इतने उदार होते गए और इतने उदार होते गए कि अपनी अस्मिता से भी समझौता करने के लिए वो हमेशा तैयार हो जाते थे। दरअसल यह तमाम जो शीर्ष नेता थे कांग्रेस के और जो सत्ता के ज्यों-ज्यों करीब आते जा रहे थे, तो इनके लिए एकमात्र लक्ष्य था कि हमें सत्ता में शामिल होना है और सत्ता के इर्द-गिर्द कोई पास फटकने ना पाए, तो इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के छोटे-बड़े समझौते करते गए और वास्तव में वो किसी प्रकार का हिंदू-मुस्लिम विवाद बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो इस चक्कर में खुद की तिलांजलि देते चले गए। उनकी यह महानता हो सकती है किसी के लिए, लेकिन इससे एक बड़ा वर्ग समुदाय या तो अपनी भावनाओं से वंचित रह गया, अपनी भावनाओं को मंच पर ले जाने से महरूम रह गए या फिर उन्हें लगा कि नेहरू हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है और सिर्फ सत्ता लोलुपता में हमारी भावनाओं को दरकिनार कर रहा है। जहाँ तक हिंदूवादी नेताओं की बात है, निश्चित रूप से उस समय उनको एक राजनीतिक वंचित के रूप में देखा जाता था और उनका कोई महत्व नहीं रह गया था। इसका फ़ायदा कुछ कम्युनिस्ट इतिहासकारों, कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों और कम्युनिस्ट नेताओं ने उठाया और जो भी शिक्षा से जुड़े पद, शिक्षण संस्थाएँ थी, उस पर खुद को काबिज़ कर लिया। नेहरू जी अपनी राजनीतिक क्षेत्र में अपने लोगों को शामिल कराते गए और जहाँ बुद्धिजीवियों की कमी पड़ी, तो कम्युनिस्ट वर्ग से लोग हायर करके और बड़े शीर्ष पदों पर बिठाते गए। इस तरह जहाँ राजनीति की धारा कांग्रेस से गुजरने लगी, वहीं बुद्धिजीवी समाज जो उनके द्वारा जो तथ्य स्वीकार किए गए, वह कम्युनिस्ट की चौखट से होकर बहने लगे और शेष लोग अवशेष बन गए, जिनमें अनेक हिंदू नेताओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा और उन्हें एक तरह से वंचित समाज के तौर पर देखा गया। राजनीतिक तौर पे वो आज भी वंचित ही हैं, ये और बात है कि आज वो सत्ता में हैं और पूर्ण सक्षमता के साथ हैं। इसलिए उनको लगता है कि आज हम अपनी बात, अपनी भावनाओं को पूरी तरह मुकम्मल तरीके से लागू करने में सक्षम हैं और यह जो अब तक हिंदू भावनाओं को प्रश्रय नहीं मिल पाया था, उसे लागू करने का यही एक सबसे उपयुक्त समय है। निश्चित रूप से जन भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। ये बहुलता भरा समाज है और यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। उनकी भावनाएँ ही तो हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर भारत माँ को माँ समझते हैं, तो निश्चित रूप से हर एक माँ की संतान जो है वो अपने माँ की कद्र करते हैं और जहाँ तक वंदे मातरम है, तो जिस तरह वो क्रांतिकारियों के लिए भारत माता एक माँ समान थी और इसकी एक सीमाएँ हैं, लेकिन अगर जो लोग इसको सीमाओं में नहीं बाँधना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से इसे एक सार्वभौमिक रूप में स्वीकार करें। आखिरकार वो रहते तो किसी एक ज़मीन के टुकड़े पर ही हैं, वह ज़मीन का टुकड़ा ही उनके लिए माँ है और माँ का सम्मान सभी को करना चाहिए, ना कि मुस्लिम लीग के द्वारा थोपे गए संकीर्ण विचारों के जाले में फंसकर भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का कोशिश करना चाहिए।
मैं बस आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसा बंधन है जिसमें तमाम जाति, समुदाय, धर्म और क्षेत्र विशेष के लोग बंध कर एक संपूर्ण राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, उसकी प्रगति और तरक्की की बात करते हैं। हमें ऐसे ही राष्ट्रवाद पर विचार करना चाहिए और भारत की तरक्की और उन्नति के लिए हमेशा एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।